हेलो। स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 6 कर रहे थे, जिसमें हमने टूरिज्म पढ़ लिया था, फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ ली थी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट क्लास में। जिसमें हमने ये 3-4 चीजें देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था कि भाई एक जन सूचना पोर्टल होता है, जिसके माध्यम से सरकार लोगों को अपने द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी प्रोवाइड कराती है। यानी कि जन सूचना पोर्टल पर आप किसी भी सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम के बारे में नॉलेज ले सकते हो। तो इसमें लगभग 344 सरकार की स्कीम्स हैं, और जिसके 729 बिंदुओं पर सरकार ने चर्चा कर रखी है। 344 योजनाएं और 729 बिंदु। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था यूआईडी, यानी कि आपका आधार, जिसमें 12 डिजिट की एक पहचान संख्या होती है, विशिष्ट पहचान संख्या। और ये किस में काम आता है? ये आपके वैसे तो अभी हर जगह काम आता है। एक हमारे लिए जो एक नेशनल हमारी जो आइडेंटिफिकेशन बन गया है वो आधार बन गया है। और आधार को भी आपने करंट में पढ़ा हो तो यूपीएससी ने भी किया है कि भाई जब भी आप आपके जो यूपीएससी का जो भी एग्जाम चलता है आईएएस का, उसमें प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस और उसके बाद उसका इंटरव्यू। तो इन तीनों फेजेस में यूपीएससी ने बोला है कि आप आधार इनेबल्ड इसमें चेकिंग करोगे। आधार से आपका जो भी कैंडिडेट है या एस्पिरेंट है उसकी पहचान की जाएगी। ये उसके बाद किया गया जब ये पूजा खेड़कर आईएएस जी का इनका मैटर हुआ था, उसके बाद यूपीएससी ने ऐसा कुछ ट्रेंड चला दिया है कि आप आधार से लिंक करके आप कैंडिडेट की पहचान करोगे, उसका बैकग्राउंड चेक करोगे, देन उसके बाद आप उसको एफिलेटेड करोगे। ठीक है। तो ये वाला चलाया गया आधार वाला। इसके बाद है एक राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसमें यह था कि सरकार के साथ हम संपर्क कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक टोल फ्री नंबर दे रखा है 118। इस पे कॉल करके हम चेक कर सकते हैं कि या हमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और बता सकते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, सरकार तुरंत उसका समाधान करेगी। और नेक्स्ट डे, यहाँ तक कि इसमें ये भी है कि आपके पास एक कंफर्मेशन कॉल भी आएगा कि आपने जो शिकायत दर्ज कराई थी क्या उसका समाधान हो गया है। तो ऐसी भी इसके अंदर फैसिलिटीज हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका फाइबर टू होम कनेक्शन, यानी कि आपने शिकायत तो कर दी। अब शिकायत करने के बाद आप इसको मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, शिकायत तो कर दी आपने, तो शिकायत करने के लिए पहली बात तो अगर आप आज के टेक्नो फ्रेंडली इन्वायरमेंट के हो तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो गांव में वो नहीं होती, तो उसके लिए एक फाइबर FTTH कनेक्शन स्थापित किए गए। कहाँ पे? ग्राम पंचायत लेवल पर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो लास्ट वाला था आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि भाई 8 करोड़ आधार आईडी जारी हो चुके हैं। ये पॉइंट अच्छा है, ये पूछ बता दे सकती है आरपीएससी किसी ऑप्शन में। फिर आता है आपका जीआईएस आधारित वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट जो होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसके द्वारा किए गए कामों पर निगरानी रख सकते हैं हम। और किसके माध्यम से रख सकते हैं? हम रख सकते हैं इस जीआईएस के माध्यम से। एक सिस्टम बनाया है इन्होंने, वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये था कि आजकल जो टाइम सेविंग चीजें हो गई हैं वो ये हो गई कि लोग कहीं जाके बात करने की जगह वीडियो कॉल पे उस चीज को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो राजस्थान सरकार यानी कि सरकार के लेवल पे भी ऐसी चीजें की जा रही हैं। तो इसमें 710 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो बनाए गए हैं और साल में लगभग 15,000 से अधिक कॉन्फ्रेंसेस किए जाते हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक है। यानी कि एक तरीके का वैसे मान लो वो जूम मीटिंग होती है ना, इस तरीके से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसमें लोग आते हैं और उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके ज्वाइन करते हैं। आपको अगर याद हो तो एक कभी देखा हो आपने, तो जो ये लोग 10th में और 12th में जो लोग मेरिट आते हैं, तो जब रिजल्ट आ जाता है लगभग दोपहर में 4 बजे तक के करीब रिजल्ट आता है, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है हमारे जो सीएम है वो और हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो उनके द्वारा, और उसमें उनको बधाई दी जाती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट टाइम है। तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होता है। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है। फिर है एक राजनेट। तो राजनेट क्या होता है? वही इंटरनेट की कनेक्टिविटी तक पहुंच है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और 15,252 वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा है। देखो, अपने को नेट चाहिए होता है तब अपन क्या करते हैं? रिचार्ज कर लेते हैं या फिर हम किसी से हॉटस्पॉट ले लेते हैं। लेकिन गांव में तो किसी के पास नेट ही नहीं है, तो वो दूसरे को कैसे देगा? तो उसके लिए सरकार ने क्या चलाया? उसने सरकार ने एक राजनेट चलाया, यानी कि राजस्थान कहता है कि राजनेट यानी राजस्थान का नेट, कि हम दे रहे हैं नेट। वो नेट कैसे दिया जाएगा? ग्राम पंचायत लेवल पर दिया जाएगा। और इसमें क्या है? 15,252 वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा है, यानी कि एक नेट कनेक्टिविटी दे रखी है। ये वही सीन है जैसे कि जब नया नया जियो आया था, तो जियो में ये था कि आपका जहाँ टावर लगा हुआ है ना, उसके आसपास आप जाके आप नेट यूज कर सकते हो। पहले ऐसा ही था। ठीक है। तो वही सिस्टम है ये कि सरकार ने बोला है कि हम एक हमारा राजनेट लगा देंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग कनेक्ट कर सकते हैं।
कितने लोग? लगभग 15,252 वाईफाई कनेक्ट हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है राजनेट। दूसरा आता है अब आपका ई मित्र। तो ई मित्र क्या होता है? देखो आपने अब तो बहुत लोगों के साथ ये चीजें कॉमन हो गई है कि ई मित्र को जानना, पहले ई मित्र के बारे में पता नहीं था। हालांकि ई मित्र का जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2002 में ई मित्र इंट्रोड्यूस हो गया था, यानी कि राजस्थान में ई मित्र कब से काम कर रहा है? 2002 से। लेकिन अब जाके हम इससे फ्रेंडली हुए हैं, पहले हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। ई मित्र में क्या होता है कि भाई एक सिस्टम है जिसमें ऐसे मान लो कि कोई एक मशीन है या कंप्यूटर है, ठीक है, और इसको ऑपरेट करने के लिए एक बंदा है, वो आपको क्या करेगा? जितने भी सरकार के ऑफिशियल काम है वो आपको उसके थ्रू करके दे देगा। जैसे कि मान लो आपको अपना आधार अपडेट कराना है, वो हो जाएगा। आपको अपना आधार डाउनलोड करना है, वो हो जाएगा। आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, वो हो जाएगा। विवाह प्रमाण पत्र होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, वो सब किससे बनते हैं? ई मित्र के माध्यम से बनते हैं। तो ई मित्र में क्या होता है? 600 प्लस सरकारी सेवाएं होती हैं और 80,000 से ज्यादा ई मित्र कियोस्क के माध्यम से मिलती है। ये कियोस्क कहते हैं उनको कि सरकार क्या परमिशन देती है, ये अपनी मर्जी से कोई ई मित्र नहीं खोल सकता, सरकार परमिशन देती है। जैसे ये एरिया है टोटल पूरा, मान लो सरकार ने परमिशन दे दी कि भाई यहाँ पे कोई ई मित्र खोलना चाह रहा है, तो उन्होंने परमिशन मांगी तो सरकार ने दे दी कि आप यहाँ पे खोल सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा? एक तरीके का कियोस्क कहलाएगा, ठीक है। सरकार ने यहाँ परमिशन दे रखी है, यहाँ दे रखी है, तो इतने ऐसे ऐसे करके लगभग कितने परमिशन दे रखी है? 80,000 से भी ज्यादा ई मित्र कियोस्क है और जिन पे कितनी सरकारी सेवाएं हैं? 600 से ज्यादा। तो जिसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिए थे, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, इस तरीके की चीजें, ठीक है। और मोबाइल ऐप के द्वारा उपयोगिता बिलों के भुगतान की सुविधा ई मित्र से मिलती है। कि आपने आजकल देखा होगा ना, पहले तो ऐसे होता था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवाते थे, है ना, ये बिल्स वगैरह जमा कराने के लिए, तो पहले क्या होता था? ई मित्र पे ही जाके जमा होते थे ये बिल वगैरह। लेकिन आजकल फोन से ही अपन बिल जमा कर लेते हैं। पेटीएम वगैरह में आती है ना फैसिलिटीज कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको जमा करना है या फोन का बिल जमा करना है, डीटीएच बिल जमा करना है, वो सब चीजें हैं, ठीक है। तो क्या क्या था? देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो ये था कि 710 से ज्यादा, ये डेटा आपको याद होने चाहिए, सर्वे में लिखे हुए हैं तो वो ऑप्शन में दे सकते हैं। 710 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियोज हो गए, 15,000 से ज्यादा इसमें सत्र आयोजित हो गए। फिर क्या है? राजनेट, यानी राजस्थान का खुद का पर्सनल नेट है जिससे कितने वाईफाई कनेक्ट हो सकते हैं? 15,252, ठीक है। फिर है ई मित्र। ई मित्र में 600 सरकारी सेवाएं हैं, 600 से ज्यादा, है ना। अब ये पूछेगा नहीं, देखो इसमें लिखा हुआ है 600 से ज्यादा, तो कोई फिक्स डेटा तो है नहीं। तो 600 से ज्यादा सरकारी सेवाएं और 80,000 से ज्यादा ई मित्र कियोस्क के माध्यम से मिल रहे हैं और मोबाइल ऐप के द्वारा उपयोगिता बिलों के माध्यम से भुगतान की सुविधाएं दी हुई है, ठीक है। इसके बाद हम देखें, फिर आता है ई मित्र प्लस और सेवा कियोस्क। तो ई मित्र प्लस और एक होता है आपका, एक ई मित्र और होगा, देखो एक तो होता है आपका ई मित्र, एक होता है ई मित्र प्लस। तो ई मित्र में तो क्या होता है कि एक व्यक्ति बैठा होता है ना, जो आपको क्या करेगा? बताएगा या जो आपके लिए काम करेगा, ठीक है, पैसे लेगा उसके बदले में और आपके लिए काम करके देगा। लेकिन कई जगह ऐसी होती है कि सरकार ने कुछ मशीन्स रखवा रखी है, जैसे ये एटीएम मशीन होता है ना एक छोटे से ब्लॉक के अंदर, ऐसे सरकार ने ये ई मित्र मशीन रखवा रखी है। इसमें आप खुद ही जाओ, खुद ही जाके अपना काम कर लो, ठीक है। खुद ही जाके कैसे? कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ सिस्टम होता है, जैसे अपन एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं ना, तो पैसे निकालने से पहले अपन 4-5 चीजें करते हैं, उसमें अपना डेबिट कार्ड डालते हैं, फिर हम उसमें बताते हैं कि भाई विड्रॉल करना है, इतना अमाउंट विड्रॉल करना है, यस और नो करते हैं, इस तरीके की चीजें। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि भाई कुछ ऑप्शंस होंगे कि आपको ये काम है या ये काम है, जो भी सरकारी सेवा से रिलेटेड है। जैसे मान लो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप जाके यहाँ पे काम करोगे कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, फिर आप बताओगे कितनी तारीख का है, प्रूफ्स वगैरह दोगे, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट आपको बना देगा। तो इसको कहते हैं ई मित्र प्लस, यानी कि स्वयं सेवक जो होते हैं ना, वो होते हैं ई मित्र प्लस, यानी कि जिसमें आपको खुद के लिए खुद ही काम करना है। और ई मित्र वो होते हैं जिसमें एक आदमी होता है ई मित्र कियोस्क चलाने वाला, जो आपके लिए काम करके देता है। दोनों सरकार से एफिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये रहा ई मित्र प्लस स्वयं सेवा कियोस्क। 14,891 मानव रहित सेवा कियोस्क स्थापित है, मानव रहित, ठीक है, ह्यूमन नहीं है इसके अंदर, विदाउट ह्यूमन कियोस्क है ये, ठीक है। फिर आता है आपका राज ई साइन। राज ई साइन ये होता है, ये बिल्कुल जो यही साइन होता है जो मैंने कर रखा है टिक। इसमें ये है कि भाई हमारे, आप देखना कभी भी कोई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अपन जब ऑथराइज कराते हैं सरकार से, जैसे अपन ने कोई सर्टिफिकेट बनवाया, बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया जैसे, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, तो क्या होता था जब कोई भी सर्टिफिकेट आप बनवाओगे
या आप अपनी 10th की मार्कशीट ही देख लेना। तो नीचे क्या है, सचिव के हस्ताक्षर होते हैं ना 10th की मार्कशीट में, जो शिक्षा सचिव है उसके हस्ताक्षर होते हैं यहाँ पे, आप देख लेना, ठीक है। या कोई और डॉक्यूमेंट आप देख लेना पहले का, उसमें यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं जो भी उसका डिपार्टमेंट की मेन अथॉरिटी है उसके। लेकिन आजकल क्या होता है राज ई साइन में, कि सरकार क्या करती है, एक टिक लगा के भेज देती है, मतलब एक ई साइन डेवलप कर रखा है कि किसी को करना ना पड़े, उसकी जगह एक ई साइन डेवलप कर रखा है, वो अपने आप उस डॉक्यूमेंट पे पेस्ट हो जाएगा, और इसका मतलब क्या है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड माना जाएगा, ठीक है। तो देखना आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पे इस तरीके से एक साइन लग रहा होगा ग्रीन कलर का, वो ये बता रहा है कि राज ई साइन है ये, और ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, यानी कि अब सिग्नेचर की जगह एक टिक का साइन होता है, ठीक है। तो ये राज ई साइन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर सुरक्षित हस्ताक्षर की सुविधा। अब इसमें क्या है, हस्ताक्षर पहले होते थे ना, तो पहले जैसे आपने पेन से कर दिया, पानी लग गया तो वो खराब हो जाता था, लेकिन अब ये वाला साइन ऐसा है कि ये कंप्यूटराइज्ड है, पानी से खराब होगा नहीं, तो सुरक्षित हस्ताक्षर है ये, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ई संचार और आई फैक्ट। क्या ई संचार, ई संचार देखो नाम से देखो कि कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है ई संचार, जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि SMS और वॉइस कॉल के माध्यम से नागरिकों को सूचना भेजना। आपने देखा है ना, मैं अभी शुरू में ही बता रही थी, या शायद कल की क्लास में मैंने बताया था कि जब चुनाव होते हैं या डेट आ जाती है कि इतनी तारीख को चुनाव है, तो हमें नंबर पे SMS आते हैं और कॉल्स आते हैं, ठीक है। ये कैसे आते हैं, ये आते हैं कि एक कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं वो कंप्यूटराइज्ड, और उसको सारे नंबर पे SMS कर देते हैं और मेल कॉल कर देते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो SMS कर देते हैं, है ना। फिर हमारे पास फोन आता है कि भाई मैं इस विधानसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ, और इतनी तारीख को मतदान है, आप सभी मतदान करने जरूर पधारिए, और कमल के चिन्ह पर हस्ताक्षर करके या चिन्ह को दबाकर इस पार्टी को विजयी बनाए, इस तरीके का मैसेज आता है। या फिर आपने देखा हो तो ये यहीं पे नहीं, ये हमारे जो नेशनल लेवल पे यानी कि जो सेंटर के चुनाव होते हैं उसमें भी ऐसे मैसेजेस आते हैं। या फिर आपने देखा हो कि अभी जब जुलाई में ही, पिछले साल ही अगस्त में जब है ना, सॉरी इसी साल अगस्त में जब बारिश आ रही थी, तो आए दिन मैसेज आते थे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ठीक है। उसमें क्या बताते थे वो लोग, वो बताते थे कि इतने घंटे बारिश होगी, जयपुर बूंदी कोटा यहाँ पे लगातार इतने घंटे की बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म की संभावनाएं हैं, इस तरीके के मैसेजेस आते थे। तो यही क्या कहलाता है, ई संचार कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, और आई फैक्ट यही कहलाता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, SMS और वॉइस कॉल्स के माध्यम से नागरिकों को सूचना भेजना क्या कहलाता है, ई संचार कहलाता है। इसके बाद आता है सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण। तो सरकारी कार्यालय में सरकारी अधिकारियों को क्या दिया जा रहा है, IT ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग। क्योंकि देखो सरकारी कर्मचारी जो है वो कर्मचारी कैसे बने, वो बने हैं, आप हम में से और आप में से देख लो, या तो हमने ग्रेजुएशन होते हैं हम, ठीक है, या हमने मास्टर्स की हुई होती है, और फिर हमने वो जो भी एग्जाम है उसको क्वालिफाइड किया होता है। इन तीनों स्टेप्स में हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा होता। थोड़ा बहुत हम जो पढ़ते हैं, जैसे RS का सिलेबस ही देख लो, तो हम थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें पढ़ते हैं, मगर कुछ चीजें ये जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो हम तो अब बाद में जाके बनेंगे, लेकिन जो पहले से एम्प्लॉयड है उनको टेक्नोलॉजी के नाम पे चीजें बहुत कम आती हैं, और आज के समय में सर्वाइव करने के लिए टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए, तो उसके लिए IT ट्रेनिंग दी जाती है सरकारी कार्यों में क्षमता निर्माण करने के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, फिर है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RKCL। क्या है, राजस्थान नॉलेज कहाँ गया, राजस्थान नॉलेज RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये क्या करता है, दूरस्थ क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम करता है। क्या करता है, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने का काम करता है, यानी कि इसमें एक वो भी है कि आपने देखा हो तो कि है ना, जैसे कि आजकल एक वो है कि भाई है ना, जैसे इग्नू डिपार्टमेंट हो गया, है ना, इग्नू से कोई आपने एजुकेशन करी, जैसे कि अभी चल रहा है MCA, अगर MCA कर लिया आपने, ठीक है, मास्टर्स ऑफ जो भी है ये कर लिया आपने अगर MCA, तो इसमें ये है कि मतलब मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ये, इसमें अगर आपने MCA कर लिया इग्नू से, तो सरकार ये कहती है, सरकार मतलब RKCL ये कहता है कि इसके लिए जो भी पैसा लगेगा ना वो हम पूरी के पूरा रिफंड कर देंगे। किसको, इग्नू को हम पैसे जमा कराएंगे, इग्नू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इंदिरा गांधी, इसका पूरा नाम याद नहीं मुझे, इंदिरा गांधी करके यूनिवर्सिटी है, जैसे अपने ओपन यूनिवर्सिटी कोटा होती है उसी तरीके से ये है। अगर किसी ने यहाँ से MCA किया है तो उसका पूरा का पूरा पैसा कौन रिफंड करेगा, सरकार करेगी। क्यों,
क्योंकि MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये लिखा हुआ है ना, देखो, सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा उपलब्ध करवाने का काम करता है। तो वो पैसा कौन देगा? वो देगा RKCL। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि RKCL क्या है? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये क्या करता है? ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या शिक्षा देने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्टेट डेटा सेंटर। कौन सा? स्टेट डेटा सेंटर। देखो, आपने ना टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर आप RS के ही एस्पिरेंट हो तो आपने उसमें पढ़ा होगा बिग डेटा वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है। बिग डेटा में क्या होता है कि अभी आज के समय में, यानी 2024 की हम बात करें, इससे पहले के 4 साल अगर हम देखें तो उसमें इतनी चीजें नहीं होती थी कि भाई हमारे पास इतना डेटा है अभी। लेकिन आज की डेट में एक सिंगल पर्सन के पास आज की डेट में इतना डेटा है उसकी लाइफ से रिलेटेड कि उसको अगर वो कंपाइल करे ना तो वो बहुत सारा है। और हम ये तो बात कर रहे हैं सिंगल लेवल पे, लेकिन अगर हम बात करें इसको ग्लोबली तो कितनी पॉपुलेशन है और कितना डेटा क्रिएट होता है। रोज हम किसी से कॉल्स पे बात करते हैं, उनका कोई ना कोई एक डेटा अलग जुड़ता है। ठीक है, रोज हम किसी वेबसाइट्स पे, कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स जो होती है इनसे शॉपिंग करते हैं तो वो डेटा आपका कनेक्ट जुड़ता है। ठीक है, हम फोन में व्हाट्सएप चलाते हैं, हम ट्रू कॉलर चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम कितनी एप्लीकेशंस चलाते हैं। तो ये सारा डेटा है ना एक जगह इकट्ठा होता रहता है। कहाँ इकट्ठा होता है? जो भी उससे कंसर्न एजेंसी है, जैसे हम फेसबुक चला रहे हैं या इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो कुछ उसका हेड ऑफिस होगा, वहां पे जाके वो डेटा कुछ मशीन्स होती है वहां इकट्ठा होता रहता है। तो आजकल एक समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है बिग डेटा की कि भाई इतने सारे डेटा को हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, एज कंप्यूटिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं, आपने टेक्नोलॉजी में देखी होगी। तो वैसा ही कुछ है कि भाई एक स्टेट डेटा सेंटर होगा, है ना। अभी आपने एक ये चीज और देखी होगी कि भाई ये जो फेसबुक और इंस्टा है, तो सरकार कहती है, यानी कि कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि इनके रीजनल ऑफिस है ना आप यहाँ बनाओ। रीजनल ऑफिस क्यों? ताकि हमारे यहाँ का जो डेटा है ना वो इसी ऑफिस में इकट्ठा हो। हमारा जो डेटा यहाँ से यहाँ चला जाता है, मान लो ये USA की कंपनी है, तो हमारा जो डेटा, इंडिया का डेटा, वो USA पहुंच गया कि भाई कौन कौन फेसबुक चला रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमको नहीं पता, हमें दिखती भी नहीं है, लेकिन वो उनका कम्युनिकेट हो चुकी होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन इंडिया इंसान, जो भी इंसान है वो इंडिया में रह रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंच रही है? इनके हेडक्वार्टर्स पे। इनके हेडक्वार्टर कहीं बाहर है, इंडिया के बाहर। तो सरकार ये कह रही है कि भाई आप इसको रीजनल लेवल पे खोलो, यानी हमारे इंडिया में ही खोलो, और खोलो ही नहीं, हमारे यहाँ का डेटा हमारे यहाँ ही प्रिजर्व होना चाहिए, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डेटा के यहाँ जाने की वजह से साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं। दूसरा, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक होती है। अब जैसे मान लो आपने वो देखा हो, पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उनको पता कैसे चला? उनको ऐसे चला कि उन्होंने ऊपर सैटेलाइट लगा रखा है, उस सैटेलाइट के थ्रू, आपने मूवी देखना, आप पोखरण करके एक मूवी है, उसमें पता चल जाएगा कि सैटेलाइट के थ्रू उनको पता चल गया। तो जैसे तैसे हमने उसको छुपा छुपा के कि भाई सैटेलाइट का मूविंग पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड ये होता है कि इस टाइम पे ये इंडिया के ऊपर नहीं रहेगा, तो उसको देख देख के हमने क्या किया, उस टेस्ट को किया, तब जाके हम न्यूक्लियर टेस्ट कर पाए। अदरवाइज तो हम न्यूक्लियर टेस्ट कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये जो निगरानी है ना, USA वगैरह, ये बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं, ये ट्रेंडिंग इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, ये नजर रखने का काम करती है छोटी कंट्रीज पे या अपने कॉम्पिटिटर्स पे। तो हम नहीं चाहते हमारे यहाँ का डेटा बाहर जाए, उसी के लिए राजस्थान डेटा सेंटर बनाया गया है, स्टेट डेटा सेंटर, है ना। इसके अंदर क्या है? डेटा मैनेजमेंट और सर्विसेज की उपलब्धता में मदद करेगा ये, यानी कि डेटा को मैनेज करेगा और सर्विसेज को उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें तो मैंने आपकी बेसिक जानकारी के लिए बताई थी। अपने को याद क्या करना है? अपने को याद करना है कि भाई RKCL क्या करता है। एक तो अपन ने पढ़ लिया RKCL क्या करेगा? सूचना उपलब्ध करवाएगा। एक हमने पढ़ लिया स्टेट डेटा सेंटर। ठीक है, फिर आता है डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स करने का मतलब एनालिसिस, है ना, यानी किसी चीज को रिव्यू करना, एनालिसिस करना कि भाई पहले क्या था अब क्या है, वो होता है एनालिसिस करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, बेसिकली एनालिसिस का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब हो गया कि डेटा को कंपेयर कर रहे हो। तो आपने देखा हो तो जैसे सरकार क्या करती है, ये इसलिए चलाया गया है कि भाई क्या होता है, जैसे मान लो आपके गाड़ियों के चालान हो रहे हैं, ठीक है, तो चालान तो पहले मान लो 2 करोड़ के हो रहे थे, अब मान लो इस साल घट के ये हो गए 1 करोड़ के। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ हम रोड एक्सीडेंट की बात करें तो रोड एक्सीडेंट आपको पता है डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए सरकार स्कीम्स भी चलाती है। तो मान लो वो पहले 1 करोड़ हो रहे थे और अभी भी वो 1 करोड़ है, या लगभग थोड़े कम हुए हैं थोड़े ज्यादा। तो यहाँ से सरकार ये देखती है कि भाई चालान तो आपके कम हो गए और रोड एक्सीडेंट आपके बढ़ गए, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट है ना एक दूसरे के।
कॉन्फ्लिक्ट इसलिए कि देखो चालान के होते हैं कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है ना, या आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए, या आप सही तरीके से ड्राइव नहीं कर रहे हो, इसीलिए होते हैं। और रोड एक्सीडेंट भी इन्हीं चीजों की वजह से होते हैं। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गए ना कि भाई आपके चालान की रेट में तो कमी आ रही है लेकिन रोड एक्सीडेंट्स आपके उतने ही हैं। तो इस चीज को, डेटा को एनालिसिस करने के लिए है ये विभिन्न विभागों में कर राजस्व बढ़ाने के लिए लागू किया गया। यानी सरकार क्या करेगी, चेक करेगी कि भाई, चेक कैसे करेगी, डेटा को एनालिसिस करके कि भाई रोड एक्सीडेंट तो कम हो रहे हैं और आपके रोड एक्सीडेंट तो बढ़ रहे हैं और चालान कम हो रहे हैं। ऐसे माइनिंग्स वगैरह में भी होता है, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें चलती हैं। तो उसको चेक करने से सरकार को क्या फायदा हो गया, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। ये सब क्या हो रहा है, ये पैसे की तो चोरी हो रही है, चालान थोड़ी कम हुआ है, ये चालान कम नहीं हुआ है, ये साथ में एक्स्ट्रा 1 करोड़ का चालान ऐसा है जो स्लिप में आया ही नहीं है ना। यानी जो अपन ने देखा है ना, कई बार चालान हो जाता है तो पुलिस वाले ज्ञापन भी कह देते हैं कि आप पैसे ले लो और बात खत्म करो, तो ये वो है, चालान कम नहीं हुआ है। तो इस चीज को एनालिसिस करने के लिए ये डेटा एनालिटिक्स है, ताकि आपका रेवेन्यू क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, फिर आता है आपका राजस्थान स्टार्टअप। तो राजस्थान स्टार्टअप, स्टार्टअप से आपको पता चल रहा है स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप होता है किसी नए बिजनेस को चलाना, रन करना, ठीक है, शुरू करना। तो नवाचार और रोजगार सृजन के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये। क्या है ये, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसके लिए, क्रिएटिविटी और एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्या, राजस्थान स्टार्टअप। इसके बाद आता है आपका राजकाज। राजकाज क्या करता है, कार्यालय स्वचालन प्लेटफॉर्म, 17 लाख से अधिक ई फाइल्स। देखो राजकाज में ये होता है कि जैसे मान लो आपको कोई काम कराना है, काम कराना इन द सेंस कोई किसी डिपार्टमेंट में आपको कुछ वेरीफाई कराना है या कोई डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है ना, तो आप जाके आपने अपनी फाइल जमा कराई, फिर वो अपने सीनियर को देगा, फिर वो अपने सीनियर को देगा, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये जो देने का सिस्टम है ना, इसकी वजह से डिले होता जाता है, जिसे रेड टेपिज्म भी कह देते हैं कभी कभी। या कई बार ऐसे भी हो जाता है कि देने की बजाय वो उसको अपने पास ही रख लेता है ना, उठा के रख देता है। इसको कहते हैं रेड टेपिज्म, यानी लाल फीताशाही। ठीक है, तो इस टाइम को बचाने के लिए सरकार ने क्या किया, राजकाज चलाया, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पे वो अपलोड होगा जो भी डॉक्यूमेंट है, तो वो डायरेक्ट कंसर्न अथॉरिटी के पास जाएगा। भाई जब साइन इनके चाहिए तो इस चैनल से होके क्यों जाए, हम डायरेक्ट ही चले जाएं। तो इसके लिए राजकाज चलाया गया है कि कार्यालय स्वचालन प्लेटफॉर्म, 17 लाख से अधिक ई फाइल्स है इसमें, ये डायरेक्ट उसी अथॉरिटी के पास जाएगी, या जो भी आपका सबऑर्डिनेट है वो उस तक ना जाके डायरेक्ट आपके हायर अथॉरिटी पे जाएगी, जो इनको अप्रूव करेंगे और वो इनको अप्रूव करके काम कर देंगे। इससे ये टाइम भी बच जाएगा, रेड टेपिज्म की समस्या भी बच जाएगी। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए ई गवर्नेंस चलाया गया है। यानी कि जितना भी प्रशासन है या जो भी चीजें हैं उनको किस पे लेके आएंगे, ऑनलाइन मीडियम पे लेके आएंगे। इससे 4 चीजें होती हैं, ये आप पबेड में लिख लेना। स्मार्ट, स्मार्ट बनता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सिंपल बनेगा, मॉरल बनेगा, अकाउंटेबल बनेगा, यानी कि जवाबदेही बनेगा, रिस्पॉन्सिबल बनेगा, उत्तरदायी बनेगा, और ट्रांसपेरेंट बनेगा। ठीक है, स्मार्ट बनेगा, क्या बने, कौन बनेगा स्मार्ट, स्मार्ट बनेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन, किससे, ई गवर्नेंस। ठीक है, यानी हमारा प्रशासन जो है वो ई गवर्नेंस से स्मार्ट बनेगा, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल। तो ये आप पबेड में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ना मेंस में, उसमें आप आंसर लिखने के बाद साइड में आप ऐसे लिख दोगे ना, अगर ये स्मार्ट है, ये चीजें हैं, तो आंसर अच्छा लगेगा आपका। मैंने तो यूज किए थे, तो आपको भी ठीक लगे तो आप यूज कर लेना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, जैसे है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ये है कि आपने देखा जगह जगह सीसीटीवी कैमरास होते हैं आजकल। हम हमारे लिए पर्सनल लगाते हैं वो तो अलग होते हैं, लेकिन सरकार ने भी लगा रखे हैं, कई जगह चौराहों पे लगा रखे हैं, कई जगह लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं ना, वही क्या कहलाता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अब है। यानी जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं और ये इसको एक जगह से कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे बैठ के आप देखना कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, जैसे हमारे कोई घटना हो गई मान लो, तो घटना हो जाने के बाद 4-5 लोग या जो भी कोई टीम में है, या हमारे खुद के चीफ मिनिस्टर भी या अलाइड मिनिस्टर भी, वो लोग यहाँ बैठ के सीसीटीवी को चेक करेंगे कि भाई क्या क्या हुआ है। उससे क्या होता है, तो आजकल क्या है, क्रिमिनल को पकड़ना इसी वजह से इजी हो गया, क्योंकि जगह जगह क्या है, सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो ये सीसीटीवी की ही बात है कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिसको क्या कहते हैं, अभय कहते हैं। कहाँ लगे हुए हैं, 7 संभागीय मुख्यालय और 26 जिलों में। देखो पहले 7 ही संभाग थे, अब 10 हो गए हैं। तो ये उसी को बताते हुए बता रहे हैं, क्योंकि सर्वे पिछले साल का है। तो 7 संभागीय मुख्यालय और 26 जिलों में। तो ये ध्यान रखना, कहाँ पे, 7 संभागीय, क्योंकि वो ऑप्शन देते हैं आपको
10 संभागीय मुख्यालय। आपको लगेगा कि हाँ संभाग तो 10 ही है, नहीं, संभाग 7 मुख्यालयों की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद है राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र। ठीक है, राजस्थान एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर है ये, राजकेट, राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। विभिन्न विभागों की डिजिटलाइजेशन के लिए एक पोर्टल डेवलप किया गया है। वही बात है, देखो अभी ई गवर्नेंस चलाया हमने, क्यों चलाया? ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मार्ट हो सके, वो फटाफट काम करे, ट्रांसपेरेंट हो सके, अकाउंटेबल हो सके और रिस्पॉन्सिबल हो सके। ये भी इसीलिए चलाया गया है कि भाई आप जो डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, उसको क्या कर दो, डिजिटलाइजेशन कर दो, यानी कि ना केवल वो फाइल उस पे जाए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, बल्कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही डिजिटलाइज कर दो। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई डिपार्टमेंट में कुछ काम है किसी भी तरीके का, तो वो उसको वहां जाने की जरूरत नहीं हो, वो एक पोर्टल हो जिसपे वो अपना, जैसे अभी हमने देखा था ना जन सूचना पोर्टल के, आपने पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डाली और उसने उसके बारे में सब बता दिया, तो ऐसे ही एक गवर्नमेंट का कोई पोर्टल हो, यानी डिजिटलाइज कर दिया उसको, यहीं पे बैठे बैठे आप इसको अप्लाई कर दो, यहीं पे बैठे बैठे आप इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट में डिजिटलाइजेशन करना है, और डिपार्टमेंट के कामों के लिए नहीं बल्कि डिपार्टमेंट के अंदर भी, कि वो जो लोग काम करते हैं ना, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ई साइन, अब ये साइन करते हैं, एक तो तरीका ये है कि भाई फाइल्स लाए अपने को टेबल पर, साइन करी, फिर नेक्स्ट फाइल लिए साइन करी। अभी ई साइन से काम करेंगे तो क्या होगा, फाइल्स ऑनलाइन कंप्यूटर पर है, ई साइन उस पर बस आपको क्लिक करना है, साइन अपलोड हो गया, सेकंड फाइल आई, फिर क्लिक करना है, अपलोड हो गया। तो ये क्या करेगा, ये टाइम बचाएगा और थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली भी बनाएगा। तो डिपार्टमेंट्स के डिजिटलाइजेशन के लिए क्या चलाया गया, ये राजकैड, यानी कि राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, एप्स बनाएंगे ये इनके लिए, एप्लीकेशंस। इसके बाद है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला के काम किया जाए। ठीक है, अभी तक देखो आप जो ये हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं हमारे यहाँ, या तो एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, या फिर एक IIM होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, और एक IT कॉलेजेस होते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। लेकिन आपने आजकल देखा है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में भी इनोवेशन की जरूरत है। तो बैंकिंग सेक्टर का जो इनोवेशन है ना, वही क्या कहलाता है, फिनटेक। और सरकार कहती है कि हम इसके अंदर ना आपको मतलब जैसे हम ये लोग बीटेक कराते हैं इंजीनियरिंग के लिए, ऐसे इन्होंने बोला कि हम इसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को जोड़ना सीखो, कैसे क्या करना है, और ऐसा कर करके आप इनोवेशन करो और हमारे बैंकिंग सेक्टर को और ग्रोथ दो। ठीक है, तो इसके लिए फिनटेक्स डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनाई जाती है। ये पहले जोधपुर में तो है ही और जयपुर में भी है। ठीक है, कहाँ पे है, राजस्थान फिनटेक, राजीव गांधी फिनटेक। देखो पहले तो इसका नाम राजीव गांधी था, अब इसका नाम राजस्थान कर दिया, इसमें अपलोडेड नहीं है। राजीव गांधी कब होगा, दो तरीके की स्कीम होती है, एक तो राजीव गांधी के नाम पर और एक होती है किसके, अटल बिहारी के नाम पर। तो राजीव गांधी का नाम कौन प्रेफर करता है, राजीव गांधी का नाम प्रेफर करते हैं कांग्रेस वाले, और अटल बिहारी जी का नाम कौन प्रेफर करता है, बीजेपी वाले। तो अब तो कांग्रेस की सरकार है ही नहीं, तो अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, राजस्थान फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये है आपका जोधपुर में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राज ई वॉलेट, ई वॉल्ट। ठीक है, राज ई वॉल्ट में क्या है, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली है ये। 67 करोड़ से अधिक, शायद 67 बोलते हैं, 67 नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, 67 बोल देती हूँ मैं। 67 करोड़ से अधिक दस्तावेज संग्रहित है इसके अंदर, है ना। ई वॉल्ट, ये क्या है, ई वॉल्ट है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे आपके पास वो होता है ना, आजकल एक डिजी लॉकर चला है, डिजी लॉकर में क्या होता है, डिजी लॉकर में ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर सेव कर लो। आपको पता हो तो जैसे कभी चालान पुलिस वाले रोकते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या लाइसेंस दिखा देते थे तो वो रख लेते थे, और फिर वो परेशान करते थे कि हम जमा करा रहे हैं, वहां से छुड़वा देना ये वो। आजकल क्या होता है, लोग डिजी लॉकर में अपने लाइसेंस, अपने डॉक्यूमेंट सब इसी में रखते हैं, और यही दिखाया जाता है कि लो ये रहा हमारा लाइसेंस। तो क्या बार बार जगह जगह लेके घूमने की भी जरूरत नहीं है, और बाकी के फालतू की चीजों से भी हम बच जाते हैं। तो उसी के तरीके से ये ई वॉल्ट, इसके अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये, और इसके अंदर इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आता है राजस्थान जन आधार योजना। क्या आता है, राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना में क्या होता है, राजस्थान जन आधार योजना ये है कि इससे पहले कुछ चीजें रह रही हैं उसमें, एक बार देख लेते हैं। देखो एक तो है आपका सिंगल साइन ऑन, SSO आपने पढ़ा है, सिंगल साइन ऑन।
क्या होता है, सबको पता होगा ये क्या होता है। ये है कि भाई एक ही वेबसाइट है ना, सिंगल साइन ऑन। एसएसओ आईडी जैसे अपन आरएएस का फॉर्म भरते हैं तो एसएसओ आईडी खोलते हैं, एसएसओ आईडी में आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद एक पेज खुलता है जिसमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे टच करते हैं, यहाँ आपके एग्जाम का नाम होता है, अप्लाई नाउ करते हैं, 2-3 एग्री करते हैं और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही एक ही वेबसाइट खोल दी इन्होंने जहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सेव कर दी। अब बार बार नहीं करनी पड़ेगी आपको। पहले ऐसा होता था कि बार बार आप जब नया फॉर्म भरते हो तो नए तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन डालो, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरी एजुकेशन ये है, मेरा नेशनलिटी ये है, इस तरीके से सब कुछ डालना पड़ता था। लेकिन अब इसके अंदर पहले से सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहती है, तो आपको बार बार चीजें डालने की जरूरत नहीं है। वही क्या है, सिंगल साइन ऑन, यानी कि एक ही बार आपको इसमें वो करना है रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राजकाज अपना हो गया। एक राजस्थान स्टार्टअप है आपका, राजस्थान स्टार्टअप में एक तो आई स्टार्ट पोर्टल है, इसको ऐसे लिखते हैं आई स्टार्ट। एक है आपका इनोवेशन हब, ये है आपका जयपुर, जोधपुर और कोटा। ठीक है, एक है आपका आई स्टार्ट नेस्ट, ये है आपका जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है, एक है आपका क्यू रेट रैंकिंग सिस्टम, एंड इंक्यूबेटर इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, तो ये राजस्थान स्टार्टअप में 4 चीजें, एक तो एक है आपका आई स्टार्ट पोर्टल, दूसरे नंबर पे कुछ बना रखे हैं इनोवेशन हब। कहाँ कहाँ पे, जयपुर, जोधपुर, कोटा। ये रहा जयपुर, ये रहा जोधपुर और ये रहा कोटा। ये 3 जगह क्या बना रखे हैं, ये जयपुर हो गया, ये जोधपुर हो गया और ये कोटा हो गया। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा में क्या बना रखा है, इनोवेशन हब। फिर है आपका आई स्टार्ट नेस्ट, तो आई स्टार्ट नेस्ट बना रखा है जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो जयपुर, ये बीकानेर, ये भरतपुर, ये जयपुर और एक सेकंड, ये तो हो गया आपका बीकानेर, ये हो गया आपका जयपुर, ये हो गया आपका भरतपुर और ये हो गया आपका उदयपुर। ठीक है, तो ये 4 जगह बना रखे हैं, जयपुर, जोधपुर, सॉरी जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। 2 तो बी से हैं। ठीक है, और एक बना रखा है क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम, इंक्यूबेटर इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज थी 2। इसके बाद देखते हैं और क्या है। एक है आपका आर्केड, तो भी पढ़ ही लिया अपन ने। ईवोल्ट भी हो गया आपका। हाँ, तो यही सब चीजें थी इसके अंदर, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा राजस्थान जन आधार योजना। तो जन आधार योजना में क्या होता है कि पहले तो एक आधार कार्ड चलता था, उसके बाद अब एक चलने लग गया जन आधार कार्ड। तो जन आधार कार्ड में यह है कि जैसे एक कार्ड जारी किया है आपके लिए, जिसमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा और पूरी की पूरी फैमिली की डिटेल्स होंगी। मतलब आधार कार्ड तो एक सिंगल पर्सन का होता है, लेकिन जन आधार कार्ड पूरी फैमिली का होता है, जिसमें आपकी फैमिली का मुखिया और साथ में जितने भी परिवारजन है सबके बारे में एक एक नंबर होगा। और खुद मतलब एक तो मुखिया का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, और जो मेंबर्स है, जैसे 4 मेंबर है तो चारों का अलग अलग एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। मुखिया का 10 अंकों का होगा और इनका 11 अंकों का होगा। ठीक है, तो अब अपन एक बार देखते हैं ये क्या है। ये है, सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, कि नंबर एक ही है, एक ही कार्ड और एक ही पहचान है। ऐसा क्यों, पूरी फैमिली की एक हो गई, तो इसके लिए क्या बोला है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान योजना अवधारणा के तहत राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण योजनाओं की लाभ जो है वो सुलभ और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना।
इसके लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 पारित किया गया है। 18 दिसंबर 2019 से इस योजना का क्रियान्वयन शुरू हुआ। मतलब देखो 18 दिसंबर 2019 से तो ये स्कीम आई है। ये डेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2-3 बार बाद में भी बता चुकी हूँ, अभी बता देती हूँ। IM शक्ति की भी डेट यही है, सोलर पॉलिसी की भी डेट यही है, विंड पॉलिसी की भी डेट यही है, हाइब्रिड पॉलिसी की भी डेट यही है, और आधार कार्ड की डेट भी यही है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 18 दिसंबर 2019 को तो ये योजना आई थी। उसके बाद इसका जो अधिनियम है, यानी कि जो इसके रूल्स हैं या जो इसका एक्ट है, अधिनियम कब आया? 2020 में। ठीक है, पहले ये आया इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और उसके बाद एक्ट बनता है। एक्ट हमेशा बाद में बनता है, पहले प्रस्ताव आता है। तो प्रस्ताव आया और ये शुरू हो गई 18 दिसंबर 2019 से, और इसका एक्ट आया आपका 2020 से। ठीक है, उसके बाद इस योजना में 97% राजस्थान की जनसंख्या शामिल है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से 60,000 करोड़ से अधिक का लेन देन हो चुका है। जन आधार आईडी जो होती है, सभी परिवारों की 10 अंकों की जन आधार परिवार आईडी होती है, 11 अंकों की सदस्य आईडी होती है। यह आईडी पहचान, पते और संबंध के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। ठीक है, मतलब देखो क्या है, एक आपका है जन आधार, ये आया कब? ये आया 18 दिसंबर 2019। ठीक है, इसका एक्ट कब आया? आपका 2020 का आया। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने अंकों की संख्या होती है? 10 अंकों की पहचान संख्या होती है। जिसमें से 11 अंक क्या होते हैं? खुद के पर्सनल होते हैं, यानी कि परिवार के जो सदस्य है ना, उनका 11 अंकों का नंबर होगा, लेकिन जो पूरी फैमिली की मुखिया है उसका 10 अंकों का होगा, या फिर ऐसे मान लो कि कार्ड का नंबर 10 अंकों का होगा, लेकिन इंडिविजुअल 11 अंकों का होगा। ठीक है, इसके बाद ये है कि भाई इसमें है ना कुछ ये होता है कि, अरे यार, इसमें ये है कि जो जन आधार है ना, इसमें एक मुखिया होता है। अब वो मुखिया, वैसे तो देखो अपन पितृसत्तात्मक परिवार में रहते हैं, है ना, हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक सिस्टम चलता है, पैट्रियार्कल। पहले जो IVC था, है ना, यानी सिंधु सभ्यता, उस समय मात्र सत्तात्मक सिस्टम हुआ करता था। लेकिन अब हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक सिस्टम है, यानी कि फादर ही हमारी फैमिली के क्या होते हैं? हेड होते हैं, मम्मी नहीं होती है। लेकिन इसमें विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, महिला को सशक्तिकरण करने के लिए, या उसको और ज्यादा एम्पावर करने के लिए इस स्कीम में क्या किया गया है कि इनके अकॉर्डिंग परिवार की मुखिया कौन है? महिला। यानी कि इसमें मुखिया किसको माना जाएगा? महिला। यानी कि एक कार्ड है, इस कार्ड में बड़ी फोटो तो मम्मी की होगी, बाकी पापा और बच्चों की फोटो छोटी छोटी सी होगी। ठीक है, और वो क्या कहलाएंगे? मेंबर्स कहलाएंगे। मुखिया कौन कहलाएगा? फीमेल कहलाएगी। ठीक है, लेकिन फीमेल जो है वो 18 से ऊपर की होनी चाहिए। इसकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से ऊपर की। जैसे ऐसे मान लो कोई फैमिली है जिसके अंदर उनकी जो मम्मा है वो है नहीं, एक्सपायर हो गई है, या कोई भी रीजन है मम्मा नहीं है, तो क्या होगा कि वो जो अब फैमिली में मतलब फीमेल नहीं है, मम्मी नहीं है, तो बेटी होगी, तो बेटी भी बन सकती है मुखिया। लेकिन बेटी की एज अगर 18 से कम है तो फिर मुखिया कौन बनेगा? उनके फादर बनेंगे। ठीक है, अदरवाइज परिवार का मुखिया इस आधार में किसको माना गया है? महिला को माना गया है। इससे पहले एक भामाशाह कार्ड भी आया करता था, उसमें भी विमेन्स को मुखिया माना जाता था, वो भी बीजेपी सरकार लेके आई थी। ठीक है, तो सभी महिला मुखियाओं को बैंक खाते खोलना अनिवार्य है, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अब ये बनाया किस लिए गया है? इसमें 3-4 चीजें हैं। ये एक तो ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है वही डीबीटी। ये डीबीटी के लिए बनाया गया है कि सरकार की स्कीम्स की जो भी सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट्स होते हैं ना, उनको बैंक में ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया है। पहले तो जनधन खाते खोले गए थे, और अब ये बनाया गया है कि भाई एक जनाधार बनाया जाता है, इससे एक बैंक लिंक है आपका, तो जो भी इस फैमिली से रिलेटेड पैसा होगा उसको डीबीटी कर दिया जाएगा इसमें। तो और मुखिया किसको बनाया? महिला को। अब मुखिया महिला है तो महिला का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें क्या किया जाएगा? डीबीटी। ठीक है, तो ये देख लो, परिवार की संख्या जो है वो 10 अंकों का जनाधार होता है, 11 अंकों की सदस्य आईडी इंडिविजुअल को दी जाती है। यह आईडी पहचान पते से संबंधित प्रमाण के रूप में कार्य करती है, यानी कि आपका जो प्रमाण है ना रहने का, कि भाई एक तो देखो जन्म वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है जो ये बताता है कि आप यहाँ के निवासी हो, एक आपकी 10th की मार्कशीट होती है जो आपके बारे में बताती है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी यही बताता है कि आपका किसके बारे में बताता है, आपकी पहचान, आपका पता, और उसके संबंध में ये प्रूफ की तरह काम करता है, प्रमाण के तौर पर। सभी महिला मुखियाओं को बैंक में खाते खोलना अनिवार्य है ना, और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ इसी में मिलेगा।
तो ये चीजें हो गई जन आधार में। फिर है नगद लाभ परिवार की महिला के खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं, वित्तीय निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। ठीक है, अब है एकल प्लेटफॉर्म, विभिन्न विभागों के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ केवल जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इसमें पात्र लाभार्थियों की समस्या का समाधान हुआ है और ये किसी काम का नहीं है आपका, ये भी पहले का है। देखो, जन आधार प्राधिकरण ने ई मित्र कियोस्क का प्रबंधन किया है जिसमें निवासी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और 80,000 से अधिक कियोस्क संचालित हो रहे हैं। किसके लिए? जन आधार खोलने के लिए। ठीक है, फिर आता है, अब देखो जन आधार खोल दिया, इससे पहले एक राशन कार्ड भी चलता था जिससे लोग जाके वो जो पीडीएस के जो अनाज बढ़ता है ना, जो भी राशन बढ़ता है, वो चीजें कलेक्ट करते थे। तो अब क्या किया है इन्होंने, राशन कार्ड को ही, आधार कार्ड को ही राशन की मान्यता दे दी है, यानी कि जन आधार कार्ड अब राशन कार्ड के रूप में कार्य करता है, जिससे लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब राशन की तरह ये काम करेगा तो जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे इन द सेंस जो जिनकी इनकम कम है ना, तो जो इनकम कम वाले लोग हैं उन लोगों को बनवाना पड़ेगा, क्योंकि राशन कार्ड से क्या क्या मिलता है। देखो, राशन कार्ड से आपने अंत्योदय स्कीम पढ़ी होगी, अनाज मिलता है ना, चीनी मिलती है, केरोसिन मिलता था, और शायद दालें वगैरह भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलती है ना राशन कार्ड से। अब इन्हीं से उनका घर चल रहा है, अब यही नहीं मिलेंगी तो कैसे चलेगा। तो अब जब सरकार ने बोल दिया कि इसकी जगह क्या वैलिड होगा, जन आधार, तो लोगों को झक मार के बनवाना पड़ेगा। और जन आधार बन गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोगों का इसी वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, एनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वास्तविक समय जनगणना के लिए डेटा का यूनिफिकेशन किया गया है। पात्रता की स्वचालित जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, इसके अंदर एआई का। मतदाता पहचान कार्ड डेटा का जन आधार से एकीकरण कर दिया है। किसका? देखो, वोटर आईडी जो है ना आपकी, ठीक है, वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसको जन आधार से यूनिफाइड कर दिया है। ठीक है, लिंक कर दिया आपस में। राज्य के सतत विकास लक्ष्यों का सही डेटा प्राप्त करने के लिए, है ना, ये क्या है, एसडीजी को भी वो करेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे एसडीजी गोल्स होते हैं ना, 17 गोल्स है हमारे एसडीजी, जो अपन 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उस गोल्स को प्राप्त करने के लिए भी ये सही डेटा का काम करेगा। कौन? जन आधार। क्योंकि जन आधार के माध्यम से जब जन आधार आपका हर जगह लिंक कर दिया, तो हमारे जो ये गोल्स है ना 17, इसमें कुछ कुछ चीजें होती है कि भाई गरीब तो नहीं है, भूखा तो नहीं है, भुखमरी तो नहीं फैल रही, गरीबी को, ये तो मैं याद करने के तरीके बता रही हूँ, मैंने ऐसे याद किया था कि गरीब तो नहीं है, भूखा तो नहीं है, स्कूल जा रहे हैं, लाइट्स है, एनर्जी है। तो इनको हम, अगर ये आधार कार्ड हर जगह से लिंक है तो इससे सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई ये खाना ले रहे हैं क्या राशन की तरफ से, यानी कि भुखमरी तो नहीं है ना। तो वो, और फैमिली में मेंबर कितने, 4 मेंबर है, और अनाज कितना मिल रहा है, तो उससे सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसमें जन आधार लिंक करने से क्या होगा, हमारे एसडीजी जो गोल्स है ना, उसके लिए सही डेटा भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मेंस के हिसाब से आप देखना कि जन आधार में काफी सारी चीजें हमको पता चल गई। एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये, जो सबको ही नहीं लिखेगा, आप लिख सकते हो कि भाई एसडीजी के लिए डेटा कलेक्ट करने का काम करता है। ये किसका काम करेगा? डेटा कलेक्ट करने का काम करेगा, या सही डेटा। ठीक है, इसके बाद है आपका राजस्थान का जन आधार न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक है, बल्कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक अकाउंट खोलेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो होगा ही। दूसरा, विमेन एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि वो बैंक अकाउंट किसका है? महिला का है। ठीक है, और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसकी दिशा में? सामाजिक न्याय की दिशा में क्या है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, इसमें देखो ये इतना खास काम का नहीं है टेबल, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, अच्छा हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने सोचा रिपीट हो गया। तो जन आधार में क्या क्या हो गया, देखो 18 दिसंबर 2019 को तो इसका लागू हुआ था ये। फिर इसके बाद 18 दिसंबर 2019 को लागू होने के बाद जो इसका एक्ट है वो कब आया? 2020 में आया। इसमें क्या था? इसमें यह था कि 10 अंकों की एक परिवार की पहचान संख्या होगी, और इंडिविजुअल यानी कि परिवार के सदस्यों की पहचान संख्या देखें तो वो होगी आपके 11 अंकों की। ठीक है, जन आधार कार्ड अब आजकल ये सरकार ने कर दिया कि ये राशन कार्ड की तरह काम करेगा, जिससे इसमें डे बाय डे एनरोलमेंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये आपके पते का, आपके जन्म का, आपके निवास का, तीनों का एक प्रमाण पत्र है, यानी कि प्रूफ की तरह काम करेगा ये। ठीक है, और दूसरा ये था कि भाई एक तो राशन कार्ड वाला आपको पता चल गया, इसमें यह था कि मुखिया कौन होगी? महिला होगी। ठीक है,
मुखिया कौन होगी इसकी? इसकी मुखिया होगी आपकी महिला। कितने साल की एज होनी चाहिए? उसकी एज होनी चाहिए 18 साल से ऊपर की। ठीक है, अगर महिला नहीं है तो पुरुष होगा, लेकिन पुरुष की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल से ऊपर की होनी चाहिए। ठीक है, जन आधार की डेट क्या थी? ये डेट थी 18 दिसंबर 2019। ठीक है, एक्ट कब आया था? 2020 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें डीबीटी भी अलाउ कर दिया था, इसकी डेट मुझे याद नहीं आ रही, शायद 5 अप्रैल 2022 ऐसे करके कोई डेट है जब इसमें डीबीटी इसमें इंश्योर कर दिया था, तो वो मैं आपको अगली क्लास में डेट उसकी बता दूंगी। ठीक है, तो ये जन आधार में था। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार हमारा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला। राजस्थान का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, देखो राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी देख रहे हैं हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने क्या क्या देख लिया? हम बात कर रहे थे सर्विस सेक्टर की। सर्विस सेक्टर में हमने सबसे पहले देखा था कि भाई सर्विस सेक्टर का ट्रेंड क्या है, यानी कि जीडीपी क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, और बाकी चीजें हमने देखी थी। फिर हम आ गए थे टूरिज्म पे, तो टूरिज्म में हमने सरकार की स्कीम्स देखी थी, पॉलिसी देखी थी, टूरिज्म से रिलेटेड क्या क्या अवार्ड्स मिले, ये चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था देवस्थान विभाग, कि देवस्थान विभाग में कितने मंदिर आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, कितनी स्कीम चलाते, तो 3 ही थी, मोक्ष कलश हो गया, दूसरी नागरिक सॉरी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना थी, और तीसरी सिंधु दर्शन योजना थी। ठीक है, फिर हमने देखा था इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें कुछ 17-18 के करीब कुछ पॉइंट्स थे, जनाधार, यूआईडी, राजनेट, राजस्वान, इस तरीके के। फिर हम आ गए, हम किस पे? हम आ गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो आपको एक बार बता देती हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ये आपके सिलेबस में एक लाइन दे रखी है, राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आप कहाँ से लिखोगे? वो यहीं से लिखोगे। मेंस के सिलेबस में दे रखा है राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके मेंस में काम आ जाएगा। और एक पूरी की पूरी लाइन दे रखी है। एक बात और मैं बता देती हूँ कि सिलेबस क्या होता है, इस तरीके से आप देखना, ऐसे पॉइंट्स में डिसाइडेड है, इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, फिर अगले सब्जेक्ट का है ना। तो जहां तक क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है ना, अगर अंदर से पूछा जाता है तब तो जैसे स्कीम्स वगैरह पूछनी तो बात अलग है, लेकिन जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो आप देखना मेनली पॉइंट्स से बनते हैं, डायरेक्ट पॉइंट उठा के बनते हैं। तो ये एक पॉइंट है राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो अभी पूछा भी नहीं गया है, तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि भाई 10 नंबर में दे दिया राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बताओ, कि मतलब कुछ भी दे दिया राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे ग्रोथ कर रहा है, क्या ट्रेंड है, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये दे सकते हैं 10 नंबर में या 5 नंबर में, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखते हैं, राजस्थान का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विद्यार्थियों और आम जनता के बीच में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, जिज्ञासा जगाना, सामाजिक विकास के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना। क्या क्या उद्देश्य है इसका? ऑब्जेक्टिव है, ये मैं इसलिए करा रही हूँ, सर्वे में हिसाब से काम करनी है, ये प्री के हिसाब से, ये मेंस के हिसाब से, तो इसको थोड़ा पॉइंट में देख लो कि एक तो ये क्या करेगा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगा। ठीक है, दूसरा जिज्ञासा को जगाने का काम करता है ये। तीसरा सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास का काम करता है ये। चौथा क्या करता है? वैज्ञानिक, जो भी आपकी साइंटिफिक नॉलेज है ना उसका बिहेवियरल, व्यवहारिक अनुप्रयोग, बिहेवियरल एप्लीकेशन, यानी कि उसको व्यवहार में लाना, उसको रियलिटी में लेके आना। ठीक है, साइंस एक ऐसी चीज है जो जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप खड़े हो तो ग्रेविटी लग रही है, इस वजह से आप खड़े हो पा रहे हो। अब हम उसको देख तो सकते नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपका साइंटिफिक नॉलेज है ना उसको आप व्यवहारिक अनुप्रयोग में लाओ, यानी कि वो चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखनी चाहिए, उनके एप्लीकेशंस बनाओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो वही है ये, एक तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया ये डिपार्टमेंट, दूसरा जिज्ञासा को जगाने के लिए कि ये जिज्ञासा ही तो थी कि भाई आइंस्टीन के ऊपर एप्पल गिरा था पेड़ से, तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों गिरा, ये जिज्ञासा ही तो थी उनकी, तभी तो उनको पता चला कि ग्रेविटी नाम की चीज होती है। तो इस तरीके से जिज्ञासा जगाने में, और सारे एक्सपेरिमेंट जिज्ञासा की वजह से ही होते हैं कि भाई लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो उनकी जिज्ञासा है जिसको वो आगे बढ़ाते हैं, और फिर एक एक्सपेरिमेंट का नाम हो जाता है कि भाई ये चीज खोजी है। फिर सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग करने के लिए। तो ये क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव। अब हम आगे देखते हैं, आगे है इससे रिलेटेड क्या क्या योजना है। तो सबसे पहले तो जो राज्य सुदूर संवेदन विभाग है ना,
राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र वो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों और आधारभूत ढांचे की जानकारी उपलब्ध करवाता है। सुदूर संवेदन होता है ना, सुदूर संवेदन उपग्रह भी तो होते हैं जो दूर से कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो कहलाते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह। ठीक है, तो ये क्या है, SRSAC। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों और आधारभूत ढांचे की जानकारी उपलब्ध करवाना, विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप मृदा जल वन कृषि के मानचित्रों का निर्माण करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे आपका सैटेलाइट लग रहा है, सैटेलाइट इसीलिए लगा रखे हैं कि भाई नीचे के बारे में, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ पे होने वाली चीजों के बारे में वो वहां से हमें पिक्चर्स वगैरह सेंड करना, मतलब कैमरा वगैरह लगे रहते हैं उनमें, तो वहां से पिक्चर्स वगैरह आती है। जैसे हमें पता चला ना कि मून की पिक्चर आई थी ना, हमें पता चला था कि भाई इस तरीके से है, ये इसकी सतह उबड़ खाबड़ है। अभी वो रोवर और प्रज्ञान रोवर गए थे तो वहां से पता चला कि भाई वाटर के कंपोनेंट्स मिले हैं, मिनरल्स मिले हैं। ऐसे ही है ना, ये क्या है, वहां से जो भी पिक्चर्स वगैरह आती हैं उनके बेसिस पर मिट्टी जल और वन और कृषि के मानचित्रों को का निर्माण करना। फिर अनुसंधान और विकास प्रभाग, एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, कार्यशाला और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। फिर विज्ञान एवं समाज का प्रभाव, प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के माध्यम से राज्य के विकास में योगदान, महिलाओं से रिलेटेड, तो अपन तो इसको अपने हिसाब से देखते हैं, इसको छोड़ो। देखो, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी, 1983 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जयपुर में। ठीक है, फिर आता है, अभी देखा था राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन वाला, तो वो कहाँ पे है, राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, वो है आपका जोधपुर में। ठीक है, फिर इसके उद्देश्य हमने देखे थे, क्या ऑब्जेक्टिव देखे थे हमने, हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे, एक तो जिज्ञासा को जागृत करना, ठीक है, एक व्यवहारिक अनुप्रयोग करना, ठीक है, एक है आपका सोशल डेवलपमेंट करना। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब होती है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट डे है वो है 28 फरवरी, क्योंकि इस दिन क्या आता है, विज्ञान दिवस। क्या आता है इस दिन, विज्ञान दिवस। ठीक है, और एक कॉन्फ्रेंस हुई है राज्य स्तरीय, वो हुई थी कोटा में। तो एक है राज्य स्तरीय ठीक है, और एक साइंस पार्क, न्यूक्लियर पावर गैलरी खोली है। वो आपकी खोली है नेहरू विज्ञान केंद्र में। जयपुर। ठीक है, और एक आपका बना है बायोटेक्नोलॉजी प्रभाग, ये एपीजे संस्थान छितरौली जयपुर में। ठीक है, कहाँ पे, एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान छितरौली जयपुर में है ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाया आपका 1983 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, इसका हेडक्वार्टर है आपका जयपुर में। ठीक है, इसके बाद राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, वो कहाँ खोला गया है आपका, जोधपुर में खोला गया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट डे जो है वो कहाँ पे है, मतलब जो एस्टेब्लिश इसको किया गया है जिस दिन, वो किया गया था 28 फरवरी यानी विज्ञान दिवस के दिन। ठीक है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विकास कॉन्फ्रेंस बनाई गई है, कहाँ पे की गई है, कोटा में की गई है। दूसरा साइंस पार्क जो है आपका न्यूक्लियर पावर गैलरी बनाई गई है यहाँ पे, ये है नेहरू उद्यान पार्क में। ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का प्रभाग एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान छितरौली जयपुर में बनाया गया है। ठीक है, तो
ये जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग, ठीक है, ये कहाँ बनाया गया, चित्रोली जयपुर में। और फिर है आपका विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभाग, इसमें क्या क्या किया जाता है, प्रतियोगिताएं की जाती है, नाटक आयोजित किए जाते हैं, चित्रकला और विज्ञान क्लबों का आयोजन। फिर एक है पेटेंट सूचना केंद्र। तो पेटेंट सूचना केंद्र में क्या होता है कि आप जो, आपको पता है पेटेंट यानी ये क्या होता है, पेटेंट ये होता है कि जैसे कोई आपने आपके इंटेलेक्चुअल पावर्स को यूज करके आपने कुछ बनाया, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक क्षमता, तो बौद्धिक क्षमता जैसे कि आपने जैसे आप मान लो किसी ने कोई बुक लिखी है ना, अब वो इससे पहले नहीं लिखी हुई, वो उसी ने लिखी है, तो इसमें उसी का माइंड यूज हुआ है, उसी की बौद्धिक क्षमताएं यूज हुई हैं, तो उसको उसने बनाया है ना, तो इसके ऊपर ये क्या करेगा, पेटेंट ले सकता है। यानी कि पेटेंट का मतलब हो गया कि इसी का कॉपीराइट है इस पे, ये इसको कोई और यूज नहीं कर सकता, अगर इसकी जगह कोई और यूज कर रहा है तो वो उसको उसके बदले में पैसे देगा, अदरवाइज वो उसको यूज नहीं कर सकता, वरना वो क्लेम कर देगा, ठीक है, और कंप्लेन कर सकता है और इसको इसका यूज हटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब इसी के लिए ये है कि भाई बौद्धिक संपदा अधिकारों की जानकारी देने के लिए आपने अगर आईआर पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा जब अपन यूएसए और इंडिया रिलेशन पढ़ते हैं, तो उसमें ये है कि भाई यूएसए ये दावा करता है कि इंडिया जो है ना वो बौद्धिक मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है आईपीआर है ना, इनमें बहुत पीछे है दुनिया, इंडिया को ये मतलब इन चीजों के बारे में नहीं है अवेयरनेस, तो उसको उस चीज में काम करना चाहिए, ऐसा यूएसए का दावा है। तो इसी से रिलेटेड है ये कि भाई बौद्धिक संपदा अधिकारों की जानकारी, हम दावा तो तब करेंगे ना जब हमें जानकारी हो। अब आज हमने कोई बुक लिखी है, उसको कोई और दूसरा अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, तो वो कब तक पढ़ा पा रहा है और हम कब तक पढ़ाने दे रहे हैं, जब तक हमें यही नहीं पता कि भाई वो पढ़ा नहीं सकता। जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि बुक हमने लिखी है और कोई और पढ़ा रहा है, तो हम तभी तो हम एक्शन लेंगे। तो उसके लिए पहले हमें हमारे राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए, कौन से राइट्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर राइट। ये 1988 में ये परियोजना शुरू करी गई थी आईपीआर एक्ट के लिए कि भाई आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप क्या करोगे, इसको यूज कर पाओगे। हाँ, तो हमने देखो क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। हम थे हमारे देवस्थान विभाग पे। देवस्थान विभाग में हमने पढ़ा था कि भाई देवस्थान विभाग में कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं या सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। अब ये तीन स्कीम चलाते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक सम्मान योजना, जिसमें ये है कि जो आपके वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो अपनी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं और उसके लिए सरकार क्या करेगी, उनको कुछ पैसा प्रोवाइड कराएगी। दूसरा आता है आपका कि मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कलश योजना में क्या है कि आप जो डेथ होने के बाद या अंतिम संस्कार होने के बाद जो अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, उसके लिए सरकार कहती है कि भाई उसके लिए हम आपको यात्रा करवा देंगे, कहाँ की, हरिद्वार की। कितने यात्रियों को, 63,000 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करवा देंगे, और इसका यात्रा का जो चार्ज है या पुनर्भरण है वो कौन करेगा, वो करेगा आपका RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को होती है, ठीक है। उसके बाद सिंधु दर्शन योजना में ये है कि भाई आपको 50% दे देंगे यात्रा का, आप दर्शन करने जाओ, या अधिकतम 10,000 देंगे। फिर आती है आपकी वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें बैंकिंग सेक्टर में हमने पढ़ा था कि भाई, इससे नहीं, अपने उससे शॉर्ट वाली उससे ट्रिप से देखते हैं, पहले ये देख लो कि राजस्थान में जो जमाओं की वृद्धि है वो कितनी हुई है, 12.88% की हुई है। ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 19.91% की वृद्धि हुई है। साख जमा में कितनी वृद्धि हुई है, 86% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और 9,000, लगभग 9,694 यानी कि 9,700 में से कितने कम, 6 कम, कि 9,700 में से जो 6 कम है, इतने लोगों पर क्या है, इतने लोगों पर एक बैंक खोला गया है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि भाई जो डिजिटल पेमेंट के मोड्स है, सरकार ने क्या क्या बता रखा है, यूएसएसडी हो गया, यूपीआई हो गया, वॉलेट पे हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका प्रीपेड हो गया, प्रीपेड जो भी कार्ड है। और अगस्त 2023 तक कितना डिजिटलाइजेशन कर देंगे, 100% डिजिटलाइजेशन कर देंगे। फिर ये था कि भाई जनधन खाते कितने खुल चुके हैं, तो 3.54 लाख करोड़ खुल चुके हैं, ये याद रखना है आपको। फिर डीबीटी के लिए अपन ने पढ़ा था, 2 स्कीम और बढ़ी थी, अटल पेंशन और जीवन ज्योति। फिर डीबीटी 5 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुआ है और डीबीटी सलाहकार बोर्ड बना था उसमें।
फिर है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में एक तो पोर्टल था, इसमें क्या था उस पोर्टल का नाम? उस पोर्टल का नाम था उस पोर्टल का नाम क्या था? उस पोर्टल का नाम था www.standupindia.in। ठीक है, ये पोर्टल बना रखा है। SC ST और विमेन्स हैं, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देंगे, 7 साल के लिए देंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि ये वही सेम चीजें हैं, ये DBT भी देख लिया हमने। फिर हम आ गए थे IT और कम्युनिकेशन पे, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार पे। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि भाई एक जन सूचना पोर्टल होगा जिसमें सारी विभागों की सारी सेवाएं जो है उपलब्ध होंगी, आप वहां से इसकी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, फिर हमने देखा था UID एक आधार। तो आधार में क्या होता है? 12 अंकों की पहचान संख्या होती है आपकी, और लगभग 8 करोड़ आधार खोले जा चुके हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर था राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क में क्या था? संपर्क पोर्टल में ये होता है कि भाई आप अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। कौन से टोल फ्री नंबर पर? 118 नंबर पर। ठीक है, इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। फिर वो आपको कॉल 2-4 दिन में आपसे रिव्यू भी लेंगे कि आपकी शिकायत का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। फिर आता है आपका फाइबर टू होम, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कौन से लेवल पर? ग्राम पंचायत लेवल पर 5 फाइबर टू होम कनेक्शन है। फिर GIS आधारित वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो क्या करेगा? विभागों में आधारभूत संरचना के डिजाइन से रिलेटेड, यानी कि PWD डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसके कामों की जानकारी रखने के लिए क्या बनाया गया है? ये सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, फिर आता है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार क्या करती है? लोगों से कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। फिर था हमारा राजनेट, की राजस्थान ने खुद का अपना एक नेट दिया है जिसमें इतने हॉटस्पॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं। फिर था ई-मित्र और ई-मित्र प्लस। तो ई-मित्र में तो ये था कि भाई इतने सेवाएं हैं सरकार की 600 से ज्यादा और इतने कियोस्क हैं। ई-मित्र प्लस में ये था कि बिना व्यक्ति के आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि सेल्फ असिस्टेंस करना है आपको उसमें। फिर था राज ई-साइन, कि एक साइन होगा और इस तरीके से आप खुद से नहीं, सरकार के द्वारा जो सिग्नेचर है वो डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। फिर ई-संचार है, वॉइस कॉल और SMS के माध्यम से। फिर सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण है। फिर आता है आपका राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि RKCL। ठीक है, यानी कि जो भी आप एजुकेशन लेते हो उससे रिलेटेड पैसा कौन देगा आपको? RKCL देगा। कौन सी एजुकेशन? सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा। फिर राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया। फिर स्टार्टअप हो गया, राजकाज हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, CCTV की बात हो रही है और इसका नाम क्या है? अभय। ठीक है, फिर इसके बाद है राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र, ये कहाँ पे है? डिजिटलाइजेशन करने के लिए डिपार्टमेंट्स के लिए। फिर क्या है? राजस्थान फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइंड करके एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें आपको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में बताया जाएगा। फिर है राज ई-वॉलेट, है ना। फिर इसके बाद है आपका SSO सिंगल साइन ऑन पे काम करेगा। एक राजस्थान स्टार्टअप में ये चीजें थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जन आधार में क्या है कि 18 दिसंबर 2019 से ये योजना आई है ना। इसके लिए एक्ट 2020 में पारित किया गया है ना। और मुखिया कौन होता है? महिला जिसकी 18 से ज्यादा एज हो, वरना पुरुष जिसकी 21 से ज्यादा एज हो। 10 अंकों की पहचान संख्या है, 11 अंकों की पर्सनल पहचान संख्या होगी। फिर उसके बाद है आपका एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ई-मित्र कियोस्क है आपका। फिर है राशन कार्ड का यूनिफिकेशन कर दिया गया है इसमें। फिर है आपका राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमने कभी स्लाइड बनाई थी खुद से, तो उसमें क्या कहता कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कब बना है आपका? 1983 में बना है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र जो है वो कहाँ पे खोला गया है? आपके जोधपुर में खोला गया है। ठीक है, इसको एस्टेब्लिशमेंट डे इसका 28 फरवरी यानी विज्ञान दिवस, साइंस डे के दिन है। राजस्थान राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस तो कोटा में हुई है। साइंस पार्क बनाया गया, न्यूक्लियर पावर गैलरी साइंस पार्क के अंदर, जो नेहरू साइंस सेंटर जयपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक प्रभाग बनाया गया, APJ अब्दुल कलाम संस्थान चित्रोली जयपुर में। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब इसके बाद आपका बचता है राजस्थान फाउंडेशन हो गया एक तो, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो बजट में चीजें दे रखी हैं वो बचती हैं आपके बारे में, इसके बारे में। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। 6 चैप्टर का थोड़ा 15-20 मिनट का वीडियो और बच रहा है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।